वीर प्रताप नॉर्दर्न कमांडरी से लौटने के बाद से खुद को रोके हुए था और जब वह बर्बर कैदी कैंप गया तब भी उसने खुद को रोके रखा, लेकिन आखिर में वह और ज्यादा विरोध नहीं कर सका। यह ऐसा था जैसे किसी बच्चे के सामने कैंडी रख दी जाए, उसे देखने दिया जाए लेकिन खाने न दिया जाए। भला कौन इसे सह सकता था। वीर प्रताप के मैंशन लौटने के बाद उसने सबसे पहले येलहू सिंह के कमरे का रुख किया। येलहू सिंह थोड़ी हैरान रह गई जब उसने वीर प्रताप को अपने कमरे में आते देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसने वीर प्रताप को दरवाजा बंद करते देखा। येलहू सिंह तुरंत थोड़ी घबरा गई। यह नौजवान अचानक उसके कमरे में घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया। वह क्या करने वाला था? वीर प्रताप इस पल हल्के से मुस्कुराया। प्रिंसेस येलहू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रिंस आपसे बस कुछ सवाल पूछने आया है। यह सुनकर येलहू सिंह ने सोचा, सवाल? कैसे सवाल? इस पल वीर प्रताप कमरे में रखी मेज के पास गया और बैठ गया। येलहू सिंह ने फिर पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं, योर हाइनेस? वीर प्रताप ने गरिमामयी और आकर्षक येलहू सिंह पर एक नजर डाली। प्रिंसेस येलहू, पहले आप बैठिए। येलहू सिंह के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जब कमरे में सिर्फ वे दोनों थे, येलहू सिंह को माहौल थोड़ा अजीब लगा और वे इतनी पास बैठे थे। हालांकि येलहू सिंह ने एक पल के लिए सोचा, भले ही वीर प्रताप मजबूत था, वह अभी भी सिर्फ 16 या 17 साल का बच्चा था। वह उससे 10 साल से ज्यादा बड़ी थी, तो उसे किस बात का डर था? इसके अलावा वीर प्रताप के हाव भाव से लग रहा था कि उसे शायद उससे कुछ बात करनी थी। अभी दिन का उजाला था और एक प्रिंस होने के नाते वह दिन दहाड़े ऐसा कुछ नहीं करेगा। यह सोचते ही येलहू सिंह का दिल तुरंत शांत हो गया। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, योर हाइनेस? वीर प्रताप ने सीधे पूछा। मैं देखता हूं कि प्रिंसेस येलहू की शक्ल हमारी ग्रेट शिया की औरतों से बहुत मिलती जुलती है। क्या प्रिंसेस येलहू मूल रूप से ग्रेट शिया से है? उसी? यह सवाल सुनकर येलहू सिंह हैरान रह गई। वीर प्रताप के सवाल ने उसे तुरंत अपनी मां की याद दिला दी। येलहू सिंह चुप हो गई, देर तक कुछ नहीं बोली। वीर प्रताप ने येलहू सिंह की आंखों में देखा और पूछा, क्या हुआ? येलहू सिंह होश में आई और जल्दी से बोली, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा विचलित हो गई थी। मेरी मां सचमुच ग्रेट शिया से थी। जब बर्बर लोग दक्षिण गए तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और बर्बर ट्राइब ले आए। उन्होंने मुझे बर्बर ट्राइब में जन्म दिया। मैं अपनी मां से थोड़ी मिलती जुलती हूं, इसलिए यह अजीब नहीं है कि योर हाइनेस सोचते हैं कि मैं ग्रेट शिया की औरत जैसी दिखती हूं। वीर प्रताप ने कहा, तो ऐसी बात है। मुझे ऐसी कहानी की उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि प्रिंसेस येलहू हमारी ग्रेट शिया की औरतों से इतनी मिलती जुलती क्यों है। जैसे ही वीर प्रताप आगे बोलने वाला था, येलहू सिंह ने कहा, योर हाइनेस, मैं पहले ही हेवनली वुल्फ किंग को छोड़ चुकी हूं और अब हेवनली वुल्फ किंग की प्रिंसेस कंसोर्ट नहीं हूं। आपको मुझे अब प्रिंसेस येलहू कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे नाम से बुलाइए। अब जब वह नॉर्थ प्रिंस मैंशन में थी तो केवल एक ही प्रिंसेस कंसोर्ट हो सकती थी। अगर नॉर्दर्न किंग उसे प्रिंसेस कंसोर्ट कहता रहता तो इससे बेवजह की परेशानी हो सकती थी। येलहू सिंह इस बारे में साफ थी। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में जिंदा रहने के लिए वह रिया राठौर, जो वैध प्रिंसेस कंसोर्ट थी, को नाराज नहीं कर सकती थी। अगर वीर प्रताप उसे अभी भी प्रिंसेस कंसोर्ट कहता और अगर रिया राठौर वैध प्रिंसेस कंसोर्ट यह सुन लेती तो कौन जानता था कि वह क्या सोचेगी। वह शायद यह मान लेती कि येलहू सिंह पक्ष पाने की कोशिश कर रही थी। यह उसके और सारिका पटेल के लिए अच्छा नहीं होता। भले ही येलहू सिंह पहले कभी ग्रेट शिया में नहीं रही थी, अपनी मां के प्रभाव के कारण वह ग्रेट शिया को बहुत अच्छी तरह समझती थी। येलहू सिंह की बातें सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब से मैं तुम्हें येलहू कहूंगा। इस बात पर वीर प्रताप ने आगे पूछा, येलहू, तुम्हारी मां ने बर्बर ट्राइब में तुम्हें जन्म देने के बाद उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही होगी, है ना? आखिर ग्रेट शिया की एक औरत जिसे पकड़कर बर्बर ट्राइब ले जाया गया हो, उसकी जिंदगी आसान नहीं हो सकती थी। वीर प्रताप का सवाल सुनकर येलहू सिंह फिर से यादों में खो गई। एक पल बाद येलहू सिंह ने आखिरकार जवाब दिया, हाँ,
मेरी मां को बर्बर प्रिंस ने एक गुलाम की तरह रखा था। उन्हें रोज उसकी सेवा करनी पड़ती थी। उन्हें बर्बर प्रिंस द्वारा अक्सर पीटा भी जाता था और आखिर में मेरी मां अपमान सहन न कर पाने के कारण जब मैं 10 साल की थी तब एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही वह बोली, येलहू सिंह का चेहरा कुछ उदास था, जिसमें गहरी उदासी झलक रही थी। यह देखकर वीर प्रताप ने हाथ बढ़ाया और सीधे येलहू सिंह का नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसे दिलासा देते हुए कहा, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता, कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। वीर प्रताप के नाजुक हाथ से अचानक पकड़े जाने पर येलहू सिंह का परिपक्व और कोमल शरीर अनजाने में कांप उठा। हालांकि वीर प्रताप ने कोई और हरकत नहीं की, इसलिए उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, यह सोचकर कि यह वीर प्रताप की सिर्फ अवचेतन क्रिया थी। वीर प्रताप ने फिर आगे कहा, येलहू, असल में मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। मैंने भी अपनी मां को कुछ साल की उम्र में खो दिया था। इस बात पर वीर प्रताप का लहजा थोड़ा धीमा और उदास हो गया। वीर प्रताप की बातें सुनकर येलहू सिंह हैरान रह गई। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से वीर प्रताप को घूरा और किसी वजह से उसके दिल में अचानक एक अजीब सी भावना उठ गई। वह इस नौजवान को दिलासा देना चाहती थी, उसे यह बताना चाहती थी कि वह इतना उदास न हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वीर प्रताप उससे 10 साल से ज्यादा छोटा था और वह यह भी जानती थी कि मां के बिना जीना कितना मुश्किल होता है। यह महसूस करने पर कि वीर प्रताप भी एक प्रिंस था, येलहू सिंह जानती थी कि अपनी मां को खोने के बाद शाही महल में उसकी जिंदगी भी शायद आसान नहीं रही होगी। येलहू सिंह ने फिर कहा, योर हाइनेस, कृपया ज्यादा उदास न हो। अगर आपकी मां नॉर्दर्न कमांड्री में आपकी उपलब्धियों के बारे में जानती तो वह निश्चित रूप से आपके लिए खुश होती। वीर प्रताप ने आह भरी और कहा, काश मेरी मां सचमुच मेरी मौजूदा स्थिति जानती। इस बात पर वीर प्रताप ने येलहू सिंह के नाजुक हाथ को सहलाया, फिर आगे कहा, भले ही घास के मैदानों पर मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बेहतर थी और मुझे खाने या गर्म कपड़ों की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, फिर भी मुझे बचपन से ही दूसरों द्वारा नीचा दिखाया जाता था क्योंकि मेरी मां नहीं थी। शाही महल में कुछ मेड्स और नौकर भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते थे। मेरा रुतबा कुछ नोबल फैमिलीज के नाजायज बच्चों से भी बेहतर नहीं था। वीर प्रताप की बातें सुनकर येलहू सिंह के दिल में एक बार फिर सहानुभूति और दया की भावना उमड़ आई। वह स्वाभाविक रूप से वीर प्रताप की बातों से सहमत थी। अपनी मां को खोने के बाद उसे भी अपनी ट्राइब के सदस्यों द्वारा धमकाया गया था। अगर उसने दूसरों की पीठ पीछे चुपचाप मार्शल आर्ट्स कल्टिवेट नहीं किए होते तो शायद कभी किसी और की फीमेल स्लेव बन गई होती, जिसे बर्बर लोग रोज प्रताड़ित करते। किसी वजह से इस पल येलहू सिंह इस नौजवान को गले लगाना और उसे दिलासा देना चाहती थी। वीर प्रताप के लिए एक सर्वव्यापी रूप से जाने पहचाने निकम्मे से सिर्फ 16 या 17 साल की उम्र में एक मार्शल आर्टिस्ट जीनियस में बदलना, यह यात्रा अविश्वसनीय रूप से मुश्किल और कठिन रही होगी। येलहू सिंह ने अपनी जिंदगी पर नजर डाली और महसूस किया कि वह और वीर प्रताप सचमुच बहुत मिलते जुलते थे। उसने भी अपनी मां को बहुत जल्दी खो दिया था और कई सालों तक बर्बर ट्राइब में निष्क्रिय पड़ी रही। आखिर में हेवनली वुल्फ किंग से शादी करने के बाद उसने उससे शक्ति प्राप्त की और अपनी मुक्ति हासिल की। वीर प्रताप भी ऐसा ही था। इतने सालों तक राजधानी में छिपकर रहने के बाद वह नॉर्दर्न कमांड्री आया और आखिर में एक ऐसा प्रिंस बन गया जिसने सभी दिशाओं को भयभीत किया, अपनी मौजूदा स्थिति और शक्ति को प्राप्त किया। हालांकि उनमें सबसे बड़ा अंतर यह था कि वह आखिरकार वीर प्रताप से हार गई और इस नौजवान की कैदी बन गई। इस पल येलहू सिंह को बिल्कुल पता नहीं था कि वह असल में वीर प्रताप के जाल में फंस चुकी थी। तभी वीर प्रताप ने गहरी सांस ली और फिर कहा, येलहू, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? तुम्हें देखकर मुझे अपना अतीत याद आता है। येलहू सिंह ने कहा,
मैं अब आपकी कैदी हूं, योर हाइनेस। आप जो चाहे कर सकते हैं। अंदर ही अंदर येलहू सिंह भी अपने सामने इस बड़े लड़के को दिलासा देना चाहती थी। आखिर वे दोनों एक ही दुविधा में थे। फिर वीर प्रताप ने बिना किसी झिझक के येलहू सिंह को अपनी बाहों में खींच लिया। येलहू सिंह का शरीर गर्म और मुलायम था। उसे बस पकड़े रहना अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। हालांकि इस पल वे दोनों स्टूल पर बैठे थे और यह आलिंगन पर्याप्त आरामदायक नहीं था, कुछ हद तक उसके पैरों पर दबाव डाल रहा था। वीर प्रताप द्वारा गले लगाए जाने के बाद येलहू सिंह को एक अनोखी मर्दाना खुशबू महसूस हुई। यह कई सालों में पहली बार था जब उसने ऐसी खुशबू सूंघी थी, और यह भी पहली बार था जब वह किसी आदमी के इतने करीब आई थी। यहां तक कि पूर्व हेवनली वुल्फ किंग के साथ भी वह कभी इतने करीब नहीं आई थी। जब उसने हेवनली वुल्फ किंग से शादी की थी तब वह पहले से ही लाइलाज बीमार था, बस एक बीमार आदमी। ज्यादा से ज्यादा वह रोज हेवनली वुल्फ किंग की देखभाल करती थी और कभी उसके साथ इस तरह शारीरिक रूप से इतनी करीब नहीं आई थी। इसके अलावा अतीत में उसने किसी आदमी से ज्यादा डेथ क्यूई पसीना ही सूंघा था। वीर प्रताप पर जो खुशबू थी वह बहुत अनोखी थी। वह परफ्यूम नहीं थी। जब वह शाही दरबार में थी तो उसने नॉर्थ प्रिंस मैंशन द्वारा उत्पादित परफ्यूम का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए वह तुरंत बता सकती थी कि यह परफ्यूम है या नहीं। वीर प्रताप पर यह खुशबू उसके शरीर में निरित लगती थी। किसी वजह से इस खुशबू को सूंघने के बाद उसे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी महसूस हुई। वीर प्रताप ने फिर येलहू सिंह के कान में फुसफुसाया, येलहू, तुम्हारा शरीर कितना मुलायम है। यह सुनकर येलहू सिंह का दिल धड़क गया और फिर उसे अपने कान पर गर्मी की एक लहर महसूस हुई। एक पल में उसके कान के लोब लाल हो गए। एक लाली उसके गालों से उसकी सफेद गर्दन तक फैल गई, जिससे उसका पूरा अस्तित्व और भी ज्यादा मोहक और आकर्षक लगने लगा। वीर प्रताप ने येलहू सिंह को कभी ड्रैगन फीनिक्स टी नहीं दी थी। यह पूरी तरह से येलहू सिंह की अपनी प्रतिक्रिया थी। अपनी असामान्य स्थिति महसूस करते हुए येलहू सिंह ने जल्दी से कहा, योर हाइनेस, अब बस बहुत हो गया है ना? वीर प्रताप ने कहा, बस थोड़ी देर और। तुम्हारा आलिंगन इतना गर्म है, यह मुझे मेरे किसी बड़े की याद दिलाता है। वीर प्रताप की बातें सुनकर येलहू सिंह फिर से हैरान रह गई। उसने सोचा कि वीर प्रताप देविका चौहान का जिक्र कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वीर प्रताप असल में मीरा चौहान का जिक्र कर रहा था। येलहू सिंह ने मन ही मन सोचा, नॉर्दर्न किंग सिर्फ 16 या 17 साल का बच्चा है, तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यह सोचते ही येलहू सिंह ने पूरी तरह से विरोध करना बंद कर दिया। वीर प्रताप को उसे पकड़े रहने दिया। इस पल वीर प्रताप येलहू सिंह पर मौजूद खुशबू को सूंघते हुए खुद को नियंत्रण खोने की कगार पर महसूस कर रहा था। भले ही वह पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर था और आत्मनियंत्रण रखता था, ऐसी परिपक्व और सुंदर महिला का सामना करते हुए वीर प्रताप को अभी भी कुछ विचारों को दबाना मुश्किल लग रहा था। वीर प्रताप ने फिर येलहू सिंह के कान में फुसफुसाया, येलहू, मैंने सुना है कि जब तुमने पूर्व हेवनली वुल्फ किंग से शादी की थी तब वह पहले से ही बिस्तर पर था और तुम दोनों ने कभी अपनी शादी को पूरा नहीं किया। क्या यह सच है? यह सवाल सुनकर और वीर प्रताप की गर्म सांस महसूस करते हुए येलहू सिंह का दिल अचानक घबरा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। येलहू सिंह ने फिर भी शांत रहने की कोशिश की। उसने जवाब दिया, हां, मैं अभी भी वर्जिन हूं। वीर प्रताप ने धीमी भारी आवाज में पूछा, तुम दशकों से किसी आदमी के साथ नहीं रही हो, क्या तुम्हें पुरुषों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? येलहू सिंह ने जवाब दिया, योर हाइनेस, मैं मार्शल आर्ट्स कल्टिवेट करती हूं, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकती हूं। मैंने पुरुषों में बहुत पहले ही दिलचस्पी खो दी है। वीर प्रताप ने येलहू सिंह के कान में फुसफुसाया, क्या ऐसा है?
तो फिर मुझे तुम्हारा शरीर क्यों ज्यादा से ज्यादा गर्म होता हुआ महसूस हो रहा है? लगभग मुझे आग लगा रहा है। वीर प्रताप की बातें सुनकर येलहू सिंह शर्म से भर गई। उसे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट थी। अश्लील पुरुष और महिला इच्छाओं पर मजबूत नियंत्रण था। फिर भी इस बड़े लड़के नॉर्दर्न किंग के सामने वह खुद को शांत करने में पूरी तरह असमर्थ थी। येलहू सिंह ने जल्दी से अपनी इंटरनल एनर्जी को समायोजित किया। एक बार फिर खुद को शांत करने की कोशिश की। येलहू सिंह ने ड्रैगन फीनिक्स टी नहीं पी थी, इसलिए वीर प्रताप की बाहों में भी वह अभी भी अपनी इंटरनल एनर्जी का उपयोग कर सकती थी। हालांकि थोड़ी देर समायोजित करने के बाद येलहू सिंह ने इसे पूरी तरह से बेकार पाया। उसे अभी भी अविश्वसनीय रूप से बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक येलहू सिंह को अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी खुली, जिनमें नशे की चमक थी। येलहू सिंह मूर्ख नहीं थी। इस बिंदु तक वे कैसे नहीं जानती कि वीर प्रताप आज उसे मिलने क्यों आया था। हालांकि येलहू सिंह ने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि वह अब नॉर्दर्न किंग की कैदी थी और वह आखिरकार नॉर्दर्न किंग की औरत बन जाएगी। इस नौजवान की औरत बनने का विचार, जो उससे 10 साल से ज्यादा छोटा था, येलहू सिंह को बहुत शर्मिंदा कर रहा था। इस पल वीर प्रताप को लगा कि स्टूल पर बैठना वास्तव में उसके प्रदर्शन में बाधा डाल रहा था। इसलिए उसने सक्रिय रूप से येलहू सिंह की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाह लपेटी और सीधे खड़ा हो गया। वीर प्रताप की अचानक हरकत से येलहू सिंह का नाजुक शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से खुद को संभाला और उसके साथ खड़ी हो गई। वीर प्रताप ने फिर येलहू सिंह की आंखों में देखा और पाया कि उसकी नजर थोड़ी धुंधली लग रही थी, जिससे वीर प्रताप को बहुत आश्चर्य हुआ। यह येलहू सिंह को छूने का उसका पहला अनुभव था और येलहू सिंह ने ड्रैगन फीनिक्स टी नहीं पी थी, इसलिए इतनी जल्दी इस स्थिति में आ जाना उसके लिए वास्तव में अप्रत्याशित था। वीर प्रताप की जोशीली नजर से घूरने पर येलहू सिंह का चेहरा और भी गर्म हो गया, क्योंकि अब जब वे खड़े थे और उनके शरीर कसकर गले लगे हुए थे, तो येलहू सिंह पहले से ही वीर प्रताप के जुनून को महसूस कर सकती थी। वीर प्रताप क्या करना चाहता था, यह पहले से ही स्पष्ट था। यह सोचकर कि अभी दिन का समय था और मैंशन में लोग उन्हें देख सकते थे, येलहू सिंह शर्म और आक्रोश से भर गई। वीर प्रताप ने फिर धीरे से पूछा, येलहू, क्या तुम मेरी औरत बनोगी? वीर प्रताप की आंखों से इतनी तीव्रता से घूरने पर येलहू सिंह को वीर प्रताप की आवाज में अचानक एक विशेष आकर्षण महसूस हुआ, जिससे उसका सिर थोड़ा चक्कर खाने लगा। वह मुश्किल से स्थिर खड़ी रह पा रही थी, भले ही वह एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट थी। येलहू सिंह ने लाल चेहरे के साथ कहा, योर हाइनेस, मैं अब आपकी कैदी हूं। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। येलहू सिंह के मुलायम गर्म शरीर को पकड़े हुए, उसकी बेजोड़ सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, साथ ही उसकी मोहक, कोमल और गुलाबी त्वचा के साथ वीर प्रताप को लगा कि उसने अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया था। फिर वह झुका, येलहू सिंह के होठों को चूमा और फिर अपनी बाह उसके शरीर के चारों ओर लपेटे हुए बिस्तर की ओर चला गया। बर्बर कैदी कैंप से प्रिंस मैंशन लौटने के बाद सारिका पटेल अपने कमरे में रही, बिस्तर पर अचेत पड़ी रही, बिना हिले दुले। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ने अपना रंग पूरी तरह खो दिया था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला और सफेद था और उसका दिमाग खाली था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका फादर किंग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी ही पत्नी को जहर देगा। उसकी मां बचपन से उसके साथ पली बड़ी थी। अगर वह एक साधारण महिला होती तो बात अलग होती, लेकिन वे एक साथ बड़े हुए थे और फिर स्वेच्छा से पति पत्नी बने थे। तार्किक रूप से उनका रिश्ता अविश्वसनीय रूप से गहरा होना चाहिए था और उसने हमेशा यही माना था। हालांकि यह सब केवल उसकी इच्छाधारी सोच थी। इस पल एक हल्की आवाज सारिका पटेल के कानों तक पहुंची और आवाज तेज होती गई, जिसने आखिरकार सारिका पटेल को उसकी अचेत अवस्था से जगाया। खिड़की के बाहर से आती आवाज सुनकर सारिका पटेल चौंक गई। वह कैसी आवाज थी? जल्द ही
सारिका पटेल को एहसास हुआ कि उसने पहले एक निश्चित टेंट में ऐसी आवाजें एक से ज्यादा बार सुनी थी। हर बार जब उसका फादर किंग दाशिया की औरतों को एक निश्चित टेंट में लाता था तो उस टेंट के अंदर से ऐसी ही आवाजें आती थीं। भले ही वह अभी भी वर्जिन थी, फिर भी वह जानती थी कि वे आवाजें कैसे आती थी। सारिका पटेल ने अपने कान खड़े किए और ध्यान से सुना। उसने जल्दी ही पहचान लिया कि आवाज येलहू सिंह से आ रही थी और वह उसके ठीक बगल वाले कमरे में थी। सारिका पटेल हैरान रह गई। अगर ये येलहू सिंह की आवाज थी तो क्या इसका मतलब यह था कि वीर प्रताप बगल वाले कमरे में येलहू सिंह को प्रताड़ित कर रहा था? जैसे ही उसने यह सोचा, सारिका पटेल का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। उसने कभी ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया था और उन्हें समझती नहीं थी। वह बस इतना जानती थी कि पुरुष द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर महिलाएं ऐसी आवाजें निकालती थीं। आखिर उसने ऐसी आवाजें एक या दो बार से ज्यादा सुनी थीं। यह उसका संचित अनुभव था, लेकिन उसका अनुभव स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था। सारिका पटेल अभी भी सोचती थी कि येलहू सिंह दर्द के कारण वे आवाजें निकाल रही थीं। सारिका पटेल के विचार में अगर कोई व्यक्ति घायल या दर्द में नहीं था तो वह कैसे चिल्ला सकता था? एक व्यक्ति केवल घायल होने और दर्द महसूस करने पर ही दर्द भरी चीखें निकाल सकता था। जैसे ही उसने सोचा कि भविष्य में उसे भी नॉर्दर्न किंग द्वारा येलहू सिंह की तरह प्रताड़ित किया जाएगा, सारिका पटेल का नाजुक शरीर अनजाने में कांप उठा। हालांकि इस पल सारिका पटेल ने शानदार ढंग से सजे कमरे पर एक नजर डाली। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में प्रवेश करने के बाद शायद उसे अब पहले जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, ना ही उसे उस अनवॉश्ड बूढ़े आदमी नॉर्दर्न इमोर्टल किंग द्वारा पकड़े जाने की चिंता करनी पड़ेगी। भले ही उसे नॉर्दर्न किंग द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता था, फिर भी यह नॉर्दर्न इमोर्टल किंग की ट्राइब में एक फीमेल स्लेव होने से बेहतर था। इसके अलावा सारिका पटेल ने पहले नॉर्दर्न किंग की फीमेल स्लेव आयशा राव को देखा था, जो आंगन की दीवार पर बैठने और नॉर्दर्न किंग से बात करने की हिम्मत कर रही थी, जिससे यह साबित होता था कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन में फीमेल स्लेव्स को भी कुछ हद तक आजादी थी, उनके बर्बर ट्राइब्स के गुलामों के विपरीत, जिन्हें बात करते या चलते समय अपना सिर नीचे रखना पड़ता था। यह सोचते ही सारिका पटेल को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। नॉर्दर्न किंग उसे प्रताड़ित करे, आखिर पुरुषों के सामने महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना ही था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां उस समय उसके फादर किंग के टेंट में थी। इस पल सारिका पटेल ने पहले ही अपने संभावित भाग्य को शांति से स्वीकार कर लिया था। फिर वह बिस्तर पर लेटी रही, कमरे की छत की बीमों को खाली नजरों से घूरती रही। अज्ञात समय के बाद बगल वाले कमरे से आवाजें आती रही, जो ज्यादा से ज्यादा जोशीली होती जा रही थीं। सारिका पटेल अचानक भ्रमित हो गई। उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि ये दर्द से निकली आवाजें नहीं थीं? अगर उसके शरीर पर घाव होते तो वह दर्द से चिल्ला सकती थी, लेकिन वह कभी ऐसी सुरीली चीखें नहीं निकालती। ये आवाजें इसके बजाय सुख और आनंद की आवाजें लगती थीं। सारिका पटेल अब बिस्तर से उठ बैठी। वह बगल वाले कमरे में जाकर देखना चाहती थी कि क्या हो रहा था, ये देखने के लिए कि नॉर्दर्न किंग येलहू सिंह को कैसे प्रताड़ित कर रहा था। वर्तमान में सारिका पटेल येलहू सिंह के प्रति कुछ नाराजगी रखती थी। उसके दिल में अगर येलहू सिंह न होती तो उसके पिता शायद उसकी मां को उससे शादी करने के लिए नहीं मारते, न ही वह नॉर्दर्न कमांडरी पर हमला करने आता। येलहू सिंह की चीखें सुनकर सारिका पटेल को एक असामान्य संतुष्टि महसूस हुई। उसने सोचा कि येलहू सिंह इसके लायक थी, नॉर्दर्न किंग द्वारा प्रताड़ित होने के लायक थी, और वह यह देखने जाना चाहती थी कि नॉर्दर्न किंग ने येलहू सिंह को किस हद तक प्रताड़ित किया था, ताकि उसके दिल की नफरत कम हो सके। यह सोचते ही सारिका पटेल चुपचाप अपने कमरे से निकली और बगल वाले कमरे के बाहर गई। इस पल सारिका पटेल ने अचानक देखा कि बगल वाले कमरे की खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी, बिल्कुल बंद नहीं थी। सारिका पटेल को लगा कि यह एक अवसर था, इसलिए वह तुरंत नीचे बैठ गई, खिड़की के पास गई और चुपके से कमरे में झांका।
कमरे के अंदर का नजारा देखने के बाद सारिका पटेल बहुत हैरान रह गई। एक पल के लिए सारिका पटेल को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया था। अज्ञात समय के बाद सारिका पटेल आखिरकार होश में आई और पकड़े जाने के डर से वह जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। अपने कमरे में वापस आकर सारिका पटेल का दिल अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तो नॉर्दर्न किंग येलहू सिंह को ऐसे प्रताड़ित करता था? कितना भयानक! जैसे ही उसने सोचा कि भविष्य में उसे भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा, सारिका पटेल को अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल पल आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल गया था और कुछ तारे और एक हल्की चांदनी आसमान में दिखाई दी। उसी समय कैरावी वर्मा अंदरूनी आंगन में गश्त कर रही थी। वह अंदरूनी आंगन के गश्त के कर्तव्यों से परिचित हो गई थी और हर बार जब वह अपनी गश्त पूरी करती थी तो वह जल्दी से अपनी बहन का ठिकाना ढूंढ लेती थी ताकि उसकी बहन वीर प्रताप के साथ अकेली न रहे। उसकी राय में नॉर्दर्न किंग निश्चित रूप से उसकी बहन के प्रति बुरे इरादे रखता था। वह नॉर्दर्न किंग की अपनी बहन की ओर नजर से बता सकती थी, इसलिए उसे हर समय पता होना चाहिए था कि उसकी बहन कहाँ थी, वह क्या कर रही थी और क्या वह नॉर्दर्न किंग के साथ अकेली थी। जब कैरवी वर्मा आयशा राव के आंगन से गुजरी तो वह इस बेर के फूलों से भरे आंगन पर नजर डाले बिना नहीं रह सकी। वीर प्रताप द्वारा आयशा राव के कमरे में कुछ समय पहले किए गए बुरे कामों से हुई हलचल तुरंत उसके दिमाग में आ गई। कैरवी वर्मा का चेहरा ठंडा था और वह शाप दिए बिना नहीं रह सकी। क्या जानवर है? जैसे ही उसके शब्द गिरे, कैरवी वर्मा सामने के आंगन की ओर चलती रही, अपनी गश्त फिर से शुरू करते हुए। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम चली थी कि उसे आंगन के अंदर से एक महिला की आवाज सुनाई दी। कैरवी वर्मा का दिल धड़क गया। वह इतने समय से नॉर्थ प्रिंस मैंशन में थी, वह कैसे नहीं जान सकती थी कि क्या चल रहा था। कैरावी वर्मा ने अपना सिर घुमाया और अपने सामने वाले आंगन पर नजर डाली। फिर से बुदबुदाई, सचमुच एक जानवर। कैरावी वर्मा जानती थी कि नॉर्दर्न किंग 2 बर्बर सुंदरियों को वापस लाया था और वे इस आंगन में बंद थीं। उसकी बहन ने भी उसे इन दोनों बर्बर सुंदरियों पर पूरा ध्यान देने की याद दिलाई थी, क्योंकि दोनों मार्शल आर्टिस्ट थीं जो मार्शल आर्ट्स जानती थीं। येलहू सिंह की सुरीली और मनमोहक आवाज सुनकर कैरावी वर्मा ने सोचा कि उसकी बहन स्पष्ट रूप से ज्यादा सोच रही थी। वीर प्रताप उस जानवर के साथ भले ही एक ग्रैंड मास्टर महिला प्रिंस मैंशन में आती, वह उसकी खिलौना बन जाती। 9th रैंक की तो बात ही क्या, उनके पास अभी भी परेशानी पैदा करने की ऊर्जा और चालाकी कैसे हो सकती थी। उसके बाद कैरावी वर्मा ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और जल्दी से आंगन के बाहर से चली गई ताकि उसने बातों को सुनने से बच सके। शाम को सूरज धीरे धीरे ढल गया और कुछ तारे और एक हल्की चांदनी आसमान में दिखाई दी। लालिमा लिए सूर्यास्त की चमक ने लोगों की त्वचा को कांस्य रंग का कर दिया। कैरावी वर्मा ने एक बार फिर उस आंगन के बाहर गश्त की जहां येलहू सिंह और सारिका पटेल थीं। प्रिंस मैंशन का अंदरूनी आंगन बड़ा नहीं था। कैरावी वर्मा को दिन में दर्जनों बार उसी क्षेत्र में गश्त करनी पड़ती थी। जैसे ही वह आंगन के प्रवेश द्वार से गुजरी, कैरावी वर्मा ने फिर से येलहू सिंह की आवाज सुनी। कैरावी वर्मा थोड़ी अवाक रह गई। कई घंटे हो चुके थे, है ना? वह जानवर अभी भी यहां क्यों था? कैरावी वर्मा ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और एक बार फिर इस स्नेही आंगन से दूर चली गई। जब कैरावी वर्मा नॉर्थ कोर्टयार्ड पहुंची तो वह रिया राठौर और दूसरों से मिली। इस पल रिया राठौर ने पूछा, कैरावी, क्या तुमने प्रिंस को देखा है? अब अंधेरा हो चुका था और सामान्य रूप से वीर प्रताप इस समय उनके साथ रात का खाना खा रहा होता, लेकिन सूरज ढलने वाला था और वीर प्रताप कहीं नहीं दे रहा था और कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया था। कैरावी वर्मा ने जवाब दिया, प्रिंसेस कंसोर्ट को रिपोर्ट करते हुए, प्रिंस इस समय उन 2 बर्बर महिलाओं के कमरों में है। वह शायद आज रात नहीं आएंगे। कैरावी वर्मा की बातें सुनकर रिया राठौर, बिग प्रिया शर्मा और यंग दिया शर्मा तुरंत समझ गए कि क्या चल रहा था। रिया राठौर ने कहा, चूंकि प्रिंस नहीं आ रहे थे तो हम और इंतजार नहीं करेंगे, चलो रात का खाना शुरू करते हैं।
येलहू सिंह और सारिका पटेल को अभी अभी वीर प्रताप वापस लाया था, इसलिए वीर प्रताप निश्चित रूप से उन दोनों के साथ भावनाएं कल्टिवेट करना चाहेगा। वीर प्रताप की क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से आज रात नहीं जाएगा, इसलिए रिया राठौर ने वीर प्रताप के आने का इंतजार जारी रखने की योजना नहीं बनाई। उसी समय सारिका पटेल बिस्तर पर लेटी थी, अपने कानों को हाथों से ढंके हुए थी, खिड़की से आती आवाजों को रोकने की कोशिश कर रही थी। वह अब बेहद डरी हुई थी। अतीत में जब उसने अपने फादर किंग को डॉक्टर शिया की औरतों को प्रताड़ित करते देखा था, तो वह ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में टेंट से बाहर आ जाता था। लेकिन नॉर्दर्न किंग के येलहू सिंह के कमरे में जाने के बाद कई घंटे हो चुके थे और वह अभी तक बाहर नहीं आया था। बहुत भयानक। जैसे ही उसने सोचा कि भविष्य में उसे भी इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, सारिका पटेल का शरीर कांप उठा। लेकिन सारिका पटेल को थोड़ा अजीब भी लगा। डर महसूस करने के बावजूद उसका दिल अविश्वसनीय रूप से बेचैन क्यों था और उसे अचानक नॉर्दर्न किंग द्वारा प्रताड़ित किए जाने की इच्छा भी क्यों हुई। सारिका पटेल को लगा कि वह अभी तक नॉर्दर्न किंग के संपर्क में भी नहीं आई थी, लेकिन वह पहले ही उसके द्वारा गुलाम बना ली गई थी। उसने असल में नॉर्दर्न किंग को इसे प्रताड़ित करने देने के बारे में सोचा, ठीक वैसे ही जैसे उसने येलहू सिंह को प्रताड़ित किया था। सारिका पटेल ने अपना सिर हिलाया, इन अनुचित विचारों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हुए। यह रात निस्संदेह लंबी थी। आसमान में चांद ज्यादा से ज्यादा चमकदार होता गया, फिर काले बादलों से ढक गया। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, चांद फिर से आसमान में दिखाई दिया। चांद के कई बार काले बादलों से बार बार ढकने के बाद क्षितिज पर आखिरकार सफेद रोशनी की एक किरण दिखाई दी। सूरज फिर से निकल आया और चांद एक बार फिर हल्का हो गया। सुबह सुबह सारिका पटेल बिस्तर पर पसरी हुई थी। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे किसी जानवर ने अपने रोए खड़े कर लिए हों। सारिका पटेल को लगा जैसे वह ढाने वाली थी। वह पूरी रात एक पल भी नहीं सोई थी। भले ही यह लगातार नहीं था, खिड़की से समय समय पर आवाजें आती रहती थी। वह लगभग सो जाती, केवल फिर से जागने के लिए। वह व्यक्ति सचमुच भयानक था। सारिका पटेल ने इस पल अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सो गई। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था कि उसे भविष्य में नॉर्दर्न किंग की अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए और उसे नाराज नहीं करना चाहिए, वरना उसे भी नॉर्दर्न किंग द्वारा पूरी रात प्रताड़ित किया जा सकता था बिना छोड़े। इस पल खिड़की के बाहर से गर्म धूप खिड़की के किनारे से गुजरकर कमरे में चमक रही थी, अंदर के व्यक्ति को रोशन कर रही थी। वीर प्रताप इस समय एक मुलायम बड़े बोल्स्टर पर लेटा हुआ था, अपने सिस्टम नोटिफिकेशंस की जांच कर रहा था। बधाई हो होस्ट, एक रखेल प्राप्त करने के लिए आपको 100,000 कैटीज ब्रीडिंग स्वीट पोटैटो से पुरस्कृत किया जाता है। होस्ट ने येलहू सिंह के साथ एक बार भावनाएं कल्टीवेट की। क्यूई रिफाइनिंग आर्ट का अनुभव 500 बढ़ गया। रिटर्निंग स्प्रिंग हैंड का अनुभव 500 बढ़ गया। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग आर्ट का अनुभव 0 बढ़ गया। होस्ट ने एक इमोशनल क्रिटिकल हिट ट्रिगर किया। क्यूई रिफाइनिंग आर्ट और रिटर्निंग स्प्रिंग हैंड का अनुभव प्रत्येक में अतिरिक्त 1500 बढ़ गया। अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस देखकर वीर प्रताप के होंठ अनजाने में हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। इस पल वीर प्रताप का सीना अभी भी येलहू सिंह की जेट जैसी पीठ से सटा हुआ था और वीर प्रताप को उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। भले ही वह और आयशा राव कितने भी बेकाबू हो गए हों, उसने कभी खुद को इस तरह लिप्त नहीं किया था। येलहू सिंह इस साल पहले ही 30 साल की थी, जबकि वीर प्रताप सिर्फ अपनी टीन्स में था। जब दो लोग अपनी सबसे जोरदार उम्र में मिलते हैं तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। अचानक वीर प्रताप को लगा कि येलहू सिंह थोड़ी हिली। वीर प्रताप को अचानक कुछ याद आया, इसलिए उसने येलहू सिंह की फेवरेबिलिटी पर नजर डाली। यह देखकर वीर प्रताप तुरंत हैरान रह गया। येलहू सिंह की उसके प्रति फेवरेबिलिटी पहले ही 95 तक पहुंच चुकी थी।
यह जानना जरूरी है कि येलहू सिंह ने कभी ड्रैगन फीनिक्स टी नहीं पी थी। सिर्फ एक रात में येलहू सिंह की उसके प्रति फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंच गई थी। हालांकि यह समझ में आता था, उसने रिटर्निंग स्प्रिंग हैंड का कई बार इस्तेमाल किया था और रिटर्निंग स्प्रिंग हैंड किसी व्यक्ति की चोटों और दर्द को जल्दी ठीक कर सकता था। यानी येलहू सिंह को बिल्कुल भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। ऐसी परिस्थितियों में येलहू सिंह की उसके प्रति फेवरेबिलिटी का न बढ़ना असंभव था। इस पल येलहू सिंह पहले ही महसूस कर चुकी थी कि उसकी पीठ पर वाला व्यक्ति जाग गया था। उसने भारी आवाज में कहा, प्रिंस, क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? वीर प्रताप ने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे क्यों डरना चाहिए? येलहू सिंह ने कहा, मैं एक बर्बर महिला हूं। अगर मैं आपके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती हूं तो मुझे डर है कि बहुत से लोग इसके बारे में गॉसिप करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा बच्चा पैदा होता तो उसे भी विभिन्न ठंडी नजरों का सामना करना पड़ सकता था। क्या प्रिंस अपने ही बच्चे को नीचा दिखाया जाना देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रिंस को बचपन में नीचा दिखाया जाता था? वीर प्रताप ने उदासीनता से कहा, तुम निश्चिंत रह सकती हो, शाही शक्ति के अलावा मैं अपने सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करता हूं। भले ही यह तुम्हारा जन्म दिया हुआ बच्चा हो, उसे फिर भी एक खुशहाल बचपन मिलेगा और वह मेरे बचपन जैसा नहीं होगा।